बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। सो आज हम लोग नया टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक करने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या बायोलॉजी पढ़ेंगे मैम? बेसिक बायोलॉजी जो होता है। ठीक है, इससे सवाल आता है, जैसे कि जीके के अंदर ना कभी फिजिक्स से भी सवाल आ जाता है, कभी केमिस्ट्री से भी आता है। ठीक है, और कभी बायोलॉजी से भी आता है। तो आज हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास भी आप लोग का हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और प्रोबेबली ये हमारा जीके सीरीज का लास्ट होने वाला है टॉपिक। ठीक है, बायोलॉजी का हमारा कुछ 16 या 17 पेजेस है जो कि हम लोग कवर करना। पहले भी मैंने आप लोगों को करवाया था, वो माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट है, मैंने करवा दिया था। और आमिर सर ने आप लोगों को डिजीज वाला पार्ट करवा दिया था, राइट। तो आज जो हम लोग करेंगे बायोलॉजी का कुछ टॉपिक होगा। ठीक है, प्रोबेबली 2 क्लास लगेगा, उस पर हमारा जीके सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग को जो एग्जाम में बैठना है आराम से बैठना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्स हम लोग किस किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, सीयूईटी हो गया, एयूईटी हो गया, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, जेपा हो गया, और एनएमएम जेएनएम जो है, जितने भी टाइप ऑफ हमारे एग्जाम्स है। ठीक है, जिसमें कि लाइक बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, जीके से क्वेश्चन आ रहा है, उन सब में ये लगेगा बच्चों। ठीक है, तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। क्या है मैम लिविंग वर्ल्ड? कोई बता सकता है लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? मतलब जहां हम लोग जी रहे हैं। जाहिर सी बात बताओ, तो जहां हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड ना। अब देखो लिविंग वर्ल्ड से आपको क्या समझना है? लिविंग का मतलब क्या हो गया? लाइक कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर जान हो। लिविंग किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर जान हो। जैसे कि मैं एक लिविंग थिंग हूँ। ठीक है, मान लो कोई एक प्लांट, वो एक लिविंग थिंग है। कोई एक एनिमल, वो भी एक लिविंग थिंग है। लेकिन मैं बोलूंगी ये पेन, ये लिविंग थिंग है? नहीं, ये लिविंग थिंग नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे चीजों के बारे में जिसके अंदर जान है। तो अगर डेफिनेशन करूँ तो क्या होता है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी चीज है जो कि जी रहे हैं, जीवित है, सांस ले रहे हैं। या फिर देखो प्लांट को बोलोगे कि मैम प्लांट तो मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो लिविंग कैसे है, तो वो हम लोग सब जानेंगे। ठीक है, तो जितने भी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं बच्चा। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो लिविंग है कि नहीं है, राइट? किसी को पता तो लगाना होगा ना कि वो लिविंग है या लिविंग नहीं है, वो भी पता लगाना जरूरी है। तो कैसे पता लगाएंगे? These are the essential process that define life। क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहला है मूवमेंट। लिविंग होने के लिए किसी को मूवमेंट करने की जरूरत है। अब बोलोगे मूवमेंट, जैसे कि मैं देखो, मैं यहाँ से यहाँ चल कर गई, फिर मैं यहाँ से यहाँ चल कर गई, मैंने मूवमेंट किया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं जी रही हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया? इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट। अब मूवमेंट भी 2 तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल मूवमेंट, एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नल मूवमेंट। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि मूवमेंट कर रहा होगा उसको तुम कैरेक्टराइज लोगी, मतलब उसको तुम मानोगे कि वो एक लिविंग थिंग है। वो क्या है? वो एक लिविंग थिंग है बच्चा। ठीक है, दूसरा आ जाओ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया मैम? अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो तुमने खाना खाया, ठीक है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद तुमने ऑक्सीजन तुमको जो मिल रहा है, तुम जो सांस ले रहे हो, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। सो रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। खाने से जो तुमको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, वो अगर तुमको मिल रहा है तो तुम एक लिविंग थिंग हो। ठीक है, उसके बाद में इनसेंसिटिविटी। अच्छा, पहले न्यूट्रिशन तो बच गया। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? इनटेक ऑफ फूड फॉर एनर्जी। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, आप भी बोलता रहे कि एप्पल खाया करो डॉक्टर से दूर रहोगी, है ना, वो है। तो उसके बाद में बोलता है कि प्रोटीन खाओ। आजकल तो जिम वालों का नया चल रहा है प्रोटीन खाना, डाइट भी इंसान कर रहे होते हैं तो अंडा खाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करें? न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ताकि किस लिए खा रहे हैं हम लोग? जो प्रोटीन खा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ हम लोग जो कुछ भी चीजें खा रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हम लोग क्यों खा रहे हैं? कोई रीजन ऐसे ही मजा आ रहा है मोमो खाने में, मैं इसलिए खा रही नहीं है, तो रीजन नहीं है। क्यों खाए थे? क्योंकि हम लोग क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए उस खाने से। देखो मोमो से भी एनर्जी मिल रही है। कैसे मिल रही है? मोमो का जो सूप है उससे भी एनर्जी मिलती है। मोमोज के अंदर वेजीज होता है, मोमोज के अंदर चिकन होता है। मैदा के लेयर को हटा दो, लेकिन हमें मिल तो रही है ना एनर्जी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड फॉर एनर्जी। इसके बाद आ जाइए इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी बोलो या फिर सेंसिटिविटी बोलो, ये क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जैसे कि अभी मैं मारूंगी तुम्हें, मान लो तुमको स्कूल में होता है ना कि मैम बोलती है हाथ आइए करो, मैं स्केल से मार रही हूँ। मैम जिसे स्केल से मार रही हूँ तो जल्दी से हाथ पीछे हो जाता है। वो क्या है? रिस्पॉन्स है। मान लो कोई बर्निंग कैंडल है, ठीक है, मान लो ये कैंडल है, इसको कैंडल ले लो, ये जल रहा है, मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगी। मैं कब तक हाथ रखूंगी? जैसे मुझे गर्म लगेगा मैं अपने आप हाथ हटा दूंगी। तो ये क्या है? ये एक रिस्पॉन्स है। मैं जानबूझ के नहीं करूँ, मेरा ब्रेन मुझे कह रहा है कि हटाओ हाथ, तुमको हटाना होगा। तो ये क्या एक तरह का रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि मान लो अभी तुम चल रहे हो, ठीक है, तुमको चोट लगा नीज में, या फिर जब एल्बो में चोट लगता है कितना जोर से दर्द होता है, ठीक है, तो वो जो फीलिंग आ रहा है वो कहाँ से आ रही है? रिस्पॉन्स है, स्टिमुलेटिव, लाइक तुम्हारा रिस्पॉन्स हो रहा है टू स्टिमुली। ठीक है, तुमको ब्रेन जो है वो मैसेज दे रहा है कि नहीं ये काम मत करो, ये काम सही नहीं है। ठीक है, जैसे प्यार भी हम लोग करने जाते हैं तो ब्रेन पहले बता देता है मत करो, धोखा मिलेगा, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनसेंसिटिविटी, ठीक है, ये भी किसके अंदर आ गया? ये भी तुम्हारा लिविंग थिंग का एक
कैरेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद ग्रोथ। अच्छा, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। हम लोग क्या हो रहे हैं बच्चा, हम लोग ग्रो हो रहे हैं, राइट। हम लोग क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। मैं इतनी छोटी सी थी, बड़ी हुए, हम लोग छोटे बच्चे थे हम लोग, उस वक्त हम लोग बड़े हो गए, ठीक है। प्लांट भी हो गए, तो छोटा सा प्लांट था, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ग्रोथ। ग्रोथ भी क्या होता है, इंक्रीज करना साइज में, या तो तुम साइज में इंक्रीज हो रहे हो, या फिर तुम्हारा सेल नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि एक सेल था, मान लो तुम्हारे पास एक सेल था, एक से 2 बना, 2 से फिर 4 बना, 4 से फिर तुम्हारा ऐसे करके 6 बनेगा, 8 बनेगा। इस तरीके से क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक तरह का क्या है, ग्रोथ है। ये भी एक तरह का क्या है, ग्रोथ है ना। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया मैम, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया मैम, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जब आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ोगे, अभी तो आप लोग अगर कोई कोर बायो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा होगा, तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें कहा गया है दैट ग्रोथ इज नॉट अ लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग वर्ल्ड। क्यों नहीं है वो हम लोग जानेंगे उस चैप्टर में। अभी तो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। जो मेन कैरेक्टर है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करी। लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा, जो कोर एनसीईआरटी पढ़ेगा, ठीक है, बायोलॉजी के लिए, उसको पता चलेगा कि ग्रोथ जो है वो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है लिविंग थिंग का, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों नहीं होता हम लोग जानेंगे, ठीक है। वो जब पढ़ाऊंगी तो वो भी बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद आ जाओ, एक्सक्रीशन हो गया। उसके बाद आ जाओ रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मतलब हमारे पर हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, ठीक है, भले ही वो तुम्हारे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ठीक है, इनके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है तो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, खुद जैसा दिखने का एक और को। जैसे कि इंसान है तो इंसान से क्या बनेगा, इंसान ही बनेगा। जानवर है, डॉग है, डॉग से क्या बनेगा, डॉग ही बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या होगा, रिप्रोडक्शन। ये भी लिविंग थिंग ही करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाइए डेफिनाइट लाइफ स्पैन, लाइक इन ऑफन इम्पाइड। मतलब क्या, हम लोग का लाइफ स्पैन जो होता है, ठीक है, डेफिनेट होता है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, कोई इंसान है मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 100 साल जी सकता है, 100 ईयर्स जी सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है उसे, उसके बाद तो उसे मर जाना है। कोई इंसान होता है, ठीक है, 10 साल में ही मर गया, कोई है 25 साल में ही मर गया, ठीक है। तो हमारा क्या है, लाइफ स्पैन जो है, ठीक है, वो एक डिफिनाइट है कि इतने पीरियड पर आकर के हमें खत्म होनी। हम लोग अमर नहीं है, ठीक है, कि चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, हम लोग अमर नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, इसको आपने बस ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि लिविंग थिंग हम लोग किसको बोलते हैं, जो ग्रोथ कर पा रहा हो, जो रिप्रोडक्शन कर पा रहा हो, ठीक है, जो मूवमेंट कर पा रहा हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो तुम्हारा रेस्पिरेशन कर रहा हो, न्यूट्रिशन हो, जो न्यूट्रिशन पे जी रहा हो, जो इनसेंसिटिविटी फॉलो करे, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली। मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो, सिंपल भाषा अगर मैं बताऊं तो मान लो तुम एक इंसान थे, ठीक है, एक ह्यूमन है, तो तुम ऐसे ही तो ह्यूमन नहीं बन गए, तुम ऐसे ही तो ह्यूमन नहीं बन गए, तुम ह्यूमन हो और मान लो एक एनिमल है। एनिमल में जैसे कि मान लो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, एनिमल में यहाँ पे मंकी, सिमिलैरिटीज है, बोला जाता है कि हम लोग मंकी से ही आए हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंसेस है, राइट। कि ये मंकी जो है वो हमारी तरह बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो 2 पैर पे चल रहा है लेकिन हमारा पोस्चर स्ट्रेट है, उसका पोस्चर ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन और मंकी बनाई है, ऐसे तो डायरेक्टली तो नहीं बन गया होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, उसके बाद बना होगा। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। एक हायरार्की पे चलता है, मतलब एक ऑर्डर में चलता है। सिंपल भाषा बोलूं तो एक ऑर्डर में चलता है। क्या ऑर्डर है मैम, सबसे पहले होता है हमारा सेल, सबसे छोटा, ठीक है, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सेल्स को आप लोग नेकेड आई से नहीं देख, मान लो मैं यहाँ पे अपना हाथ काटूंगी, ठीक है, मैं बोलूंगी यहाँ पे सेल ढूंढ कर दिखाओ, तुम नहीं देख पाओगे। सेल देखने के लिए तुमको माइक्रोस्कोप लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सेल, जो कि बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। फिर बहुत सारा सेल्स जो है वो मिल करके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। जैसे मान लो बहुत सारा सेल्स है, एक साथ मिल जाएगा, ये मान लो एक सेल है, ठीक है। ये अगर ऐसे बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मान लो ये एक सेल है, ठीक है। उसके बाद ये एक सेल, बहुत सारा सेल एक साथ मिल गया, मान लो बहुत सारा सेल एक साथ मिल गया क्या बनाया, टिश्यू। मतलब जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आके एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो पहले एक सिंगल सेल है, वहां से वो जमा होकर टिश्यू बनेगा, फिर वो टिश्यू से कोई एक ऑर्गन बनेगा, मान लो हार्ट बना, वो एक ऑर्गन बनेगा, फिर वो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उस हार्ट का जो भी पर्टिकुलर सिस्टम होगा, हार्ट का सिस्टम क्या है, प्यार करना,
दिल का सिस्टम क्या है? प्यार करना। नहीं, दिल का सिस्टम प्यार करना नहीं है। दिल का सिस्टम क्या है? ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में, ठीक है। तो ये जो भी इसका सिस्टम होगा, लाइक जो भी फंक्शन होगा वो आएगा उसके पास में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनेगा, उसके बाद जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। मतलब जैसे कि उसके बाद जाकर के मान लो एक पूरा ह्यूमन बनेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा सेल होता है, वो जमा होकर टिश्यू बनाता है, फिर वो टिश्यू मतलब बहुत सारा टिश्यू जमा होकर एक ऑर्गन बनाता है, फिर वो ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद में लास्ट में जाकर के तुमको एक ऑर्गेनिज्म मिलता है बच्चा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाइन में चलता है एकदम। सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, उसके बाद ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा नहीं कि सेल से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नहीं, ये फॉलो करना होगा, उसके बाद ही होगा, ठीक है। अब आ जाओ सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल का डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आए दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल का क्या हमने डेफिनेशन पढ़ा है बच्चों? सेल का डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़े हैं, क्या है वो? दैट सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, जैसे कि मान लो किसी का पोस्चर ऐसा पतला सा है, ठीक है, वो जो तुम्हारे स्ट्रक्चर तुम्हारे बॉडी का जो आ रहा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर देने वाला भी सेल है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, हार्ट जो फंक्शन कर रहा है, किडनी जो फंक्शन कर रही है, जो हाथ फंक्शन है, जो भी फंक्शन हो रहा है, वो सब फंक्शन देने वाला कौन है? सेल है। मतलब सेल से, क्योंकि हम एक सेल से ही बने। अगर सीधी बात देखा जाए, अगर रिप्रोडक्शन देखो, सिंपल सा बात देखो, क्या होता है? एक स्पर्म होता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक स्पर्म होता है, ये भी क्या एक तरह का सेल्स है, स्पर्म भी एक सेल्स है, और एक एग सेल होता है, या फिर ओवम बोलूं, एक हटा दो ओवम बोलूं, ठीक है। और एक होता है, एक स्पर्म होता है, एक होता है तुम्हारा ओवम, ये दोनों ही एक सेल है। ये दोनों सेल जब आपस में फ्यूज होते हैं तब एक और नया सेल बनाते हैं। ये दोनों जब स्पर्म और ओवम आके फ्यूज होते हैं तो एक और नया सेल बनाते हैं। वो नया सेल क्या होता है? जाइगोट होता है बच्चा। फिर उस जाइगोट से धीरे 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 जमा होता है, ये एक सिंगल सेल है, जाइगोट का एक सिंगल सेल है। ये सेल और ये सेल दोनों मिला करके ये वाला एक नया सेल बनाए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो मान लो ये वाला एक सेल था, ये एक सेल था, ठीक है, और मान लो ये एक सेल था, ठीक है। ये दोनों सेल जब आपस में आके मिलेंगे, ये दोनों सेल जब आपस में आके मिलेंगे तो कुछ इस तरीके का सेल ये लोग फॉर्म करेंगे। किस तरीके का सेल फॉर्म करेंगे? आधा ब्लैक रहेगा, आधा रेड रहेगा, लेकिन होगा एक सिंगल सेल। मतलब आधा स्पर्म का क्वालिटी आएगा, फादर का क्वालिटी आएगा, आधा मदर का क्वालिटी आएगा, ठीक है, दोनों का मिक्सचर आएगा दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक ही सिंगल सेल है, फिर ये धीरे 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 बड़ा होकर के क्या बनता है? एक प्रॉपर बेबी में डेवलप होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म में ये क्या होता है? डेवलप होता है, राइट। तो यही क्या कहना चाह रहे हैं कि सेल ही क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी दे रहा है और हमारी बॉडी का फंक्शन भी दे रहा है। मेन तो सेल है, सेल ही नहीं है तो हम नहीं है, अगर सेल नहीं है तो हम है ही नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आ जाइए देखते हैं कि डिस्कवरी किसने किया था सबसे पहले सेल का। ये जानना जरूरी है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बच्चा। सेल को जो सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। 1665 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क को। उसके बाद उन्होंने सेल को पहले कॉर्क देखा था उसने, उसमें उन्होंने देखा कि अरे ये तो सेल है। उससे भी पहले एंटोनियो लेवेनवॉक हुक ने किया था, उसने डेड सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उसने देखा, देख के कॉर्क में बोला ये क्या चीज है, फिर उसने पता लगाया, फिर उसने नाम दिया, अरे नहीं इसका नाम तो सेल्स है। रॉबर्ट हुक ने इसका नाम डाला, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये सवाल आता है डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है ना। सेल का थ्योरी, अब देखो सेल हम लोग उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। सेल जो हम लोग बोलते हैं, तो किसी भी चीज को हम लोग सेल कब बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करते 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 बोला कि नहीं भैया इसको सेल बोल रहे हैं तो क्यों सेल्स बोल रहे हैं, कोई थ्योरी होना चाहिए। तो सेल का थ्योरी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3 थ्योरी होता है सेल का, 3 थ्योरी होता है सेल का, उसीलिए हम लोग उसको सेल्स बोलते हैं। क्या है 3 थ्योरी बच्चा? पहला थ्योरी होता है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हैं। सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। पहला थ्योरी तो ये है। दूसरा थ्योरी है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, मतलब बेस ही हमारे लाइफ का सेल है। सेल नहीं है तो हम नहीं है, सेल से ही हमारा बेस शुरू हुआ है, ठीक है। और तीसरा कहा है दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम लोग
ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर बोलते हैं। ये अब मजेदार बात है, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, इसका मतलब क्या है कि जो नया सेल है बच्चा वो पुराने सेल से आता है। कैसे आता है मैम? मान लो ये एक सेल है, सेल का एक स्पेशल फंक्शन है, सेल्स कैन डिवाइड। सेल्स क्या कर सकते हैं? सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सिंगल सेल है, ये डिवाइड होकर के 1 से 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर जो ये 2 है, ये 2 से 4 बनेगा, ठीक है। फिर ये 2 से क्या बनेगा? 4 बनेगा। इस तरीके से क्या होगा? सेल्स डिवाइड होगा। ये 1 था, 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना। इस तरीके से सेल्स क्या होगा बच्चा? सेल्स डिवाइड होता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, ये देखो ये पुराना सेल्स था, इससे तुम्हें एक नया सेल्स मिला, तो यही कहना चाह रहा है दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पुराना सेल्स है उससे ही नया सेल्स आ रहा है। एक पुराना सेल्स डिवाइड हो रहा है तभी तो नया सेल तुम्हें मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वही कहना चाह रहा है दैट ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, ठीक है। अब आ जाओ, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है बच्चे। कितने टाइप्स ऑफ सेल्स है? 2 टाइप्स। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बेसिक एग्जांपल किसको लेंगे हम लोग? बैक्टीरिया को लेंगे, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? दीज आर सिंपल सेल्स, लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये एक सिंपल सेल्स होता है, ठीक है, एक सिंपल सेल्स होता है जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सेल का एक फंक्शन है, सेल के अगर कोई भी एक सेल है उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा। तो जो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स होता है वो एक सिंपल सेल्स होता है, उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इसको मतलब है प्लांट और एनिमल सेल्स आते हैं इसके अंदर में। दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेल्स। ये लोग सिंपल सेल्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेल्स है। possesses a membrane bound nucleus। इनके पास जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। डिफरेंसेस डायग्राम में देखते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगी। ये देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है, ये एक यूकैरियोटिक का डायग्राम है। पहले प्रोकैरियोटिक देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो ये देखो, ये एक तुम्हारा सेल है, ठीक है, ये एक तुम्हारा सेल हो गया, ठीक है। ये सेल के बाहर का हिस्सा हो गया, मान लो सेल का वॉल हो गया है, ठीक है, इसका सेल का वॉल हो गया, सेल का मेम्ब्रेन हो गया, सेल का वॉल होता है, सेल का मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर में ये जो तुम देख पा रहे हो, ये उसका प्लाज्मिड हो गया, ठीक है, ये कुछ राइबोसोम्स हो गया। अच्छा, ये जो सेल है ये किसका सेल है बच्चा? ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का सेल है। ये सेल किसका सेल का एग्जांपल दिखाया मैंने? ये जो फिगर है किसका फिगर है? एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का फिगर है, ठीक है। इसके पास में इसका खुद का न्यूक्लियोइड हो गया, मतलब इसको क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, इसका खुद का क्रोमोसोम जिसके अंदर में न्यूक्लियोइड होता है, और कुछ इसका मीसोसोम्स होगा, ठीक है, और ये उसका ईआर है। ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और उसके पास राइबोसोम्स है। इतना सब चीजें होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सिंपल सेल्स है, कुछ नहीं है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स है। अच्छा, प्लाज्मिड जो होता है ये भी एक फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना उसका एक स्पेशल फंक्शन है। मैंने जब माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास क्या होता है? 2 तरीके का डीएनए होता है। एक उसका खुद का क्रोमोसोम होता है, और एक और चीज जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, जिसको हम लोग इसमें यूज कर रहे थे जीन थेरेपी में। याद कीजिए, जीन थेरेपी में हम लोग उसको यूज करते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और न्यूक्लियोइड या फिर क्रोमोसोम्स की बात करें तो उसके अंदर में उसका डीएनए होता है, राइट। उसके अंदर में उसका क्या होता है? डीएनए होता है, या फिर डीएनए बोलो, आरएनए बोलो, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और मीसोसोम्स एक उसके पास में रहता है एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, इसका अलग फंक्शन है वो हम लोग जानेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम। अब आ जाओ यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो देखो इसके पास कितनी सारी चीजें हैं। इसके पास कितनी सारी चीजें, ये तो एक बाहर वाला जो लेयर तुम देख रहे हो, मान लो ये उसका सेल वॉल है, ठीक है, मान लो ये उसका सेल वॉल है। देखो उसके अंदर में लाइसोसोम है, देख रहे हो, इसके पास में एक लाइसोसोम है, इसके पास में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास में गोल्जी अपैरेटस है, फिर इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया है, एक प्यारा सा अच्छा सा बड़ा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर में क्रोमोसोम्स है, और फिर बाहर में राइबोसोम्स भी है। तो देख सकते हो कि इसके पास में, ठीक है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो सब तो है ही, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलो उसमें नहीं था, यहाँ पर है, लाइसोसोम बोलो उसमें नहीं था, यहाँ पर है, ईआर तो था, गोल्जी भी रहता है, ठीक है, मान लो। उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पे राइबोसोम्स उसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियस है, ये देखो कितना बड़ा न्यूक्लियस है इसके पास में, इतना बड़ा न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, जिसके अंदर में अच्छे से क्रोमोसोम्स पूरा सजा हुआ है, ठीक है। तो ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेल्स है। कैसा सेल है? ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेल है बच्चा,
कैसा सेल है, ये तरह का कॉम्प्लेक्स सेल है, ठीक है। नाउ अब जो मैंने इतने सारा सेल ऑर्गेनेल्स बोला, इसका फंक्शन जान लेते हैं। सेल का, अगर मैं सेल का बेसिक यहाँ पे कुछ बताऊं तो ये चीज यहाँ पे नोट करना तुम लोग कि जो सेल होता है, ठीक है, जो तुम्हारा सेल होता है, मान लो कि कोई भी तुम्हारा सेल है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा हमेशा, ठीक है। सेल हमेशा क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा तुम्हारा सेल का वॉल में मान लो, और एक होगा तुम्हारा सेल का मेम्ब्रेन में, ठीक है, जिसके अंदर में होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर में होगा 9 सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, और इसी के अंदर में होगा तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब चीज तुमको कहाँ मिलेगा, लाइक सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ, तो उसको तुम लोग ऐसे भी कह सकते हो दैट एक सेल के पास में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक सेल के पास में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर में उसका लाइक क्रोमोसोम्स है, जिसके अंदर में उसके पास क्रोमोसोम्स होगा, और उस क्रोमोसोम के अंदर में क्या होगा, उसका डीएनए होगा, ठीक है। और एक और होता है उसके पास में सेल ऑर्गेनेल्स, एक और क्या होता है बच्चा, एक और होता है उसके पास में सेल ऑर्गेनेल्स। ना ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है कितने हैं उसके पास में, सेल के पास में टोटल 9 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कितने होते हैं, 9 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स और उसका फंक्शन क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे। न्यूक्लियस का तो हम लोग समझ गए, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर में डीएनए है, ये तो हम लोग समझ गए। सेल ऑर्गेनेल क्या है और कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये है सेल ऑर्गेनेल्स, ये है फंक्शन और ये है एनालॉग उसका, ठीक है, मतलब क्या काम है उसका। आ जाओ, पहला सेल ऑर्गेनेल है बच्चा न्यूक्लियस, ठीक है। पहला सेल ऑर्गेनेल क्या है हमारा, न्यूक्लियस। ये तुमको प्लांट में भी मिलेगा, तुमको एनिमल में भी मिलेगा, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटी को। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करेगा सेल की एक्टिविटी को, ठीक है, मतलब सेल का जो भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ उसके अंदर में डीएनए रहता है, उसके अंदर में क्या रहता है, डीएनए रहता है। इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर, जैसे हेडक्वार्टर की तरह काम करता है ये, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोल रहे हैं मैम पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा एनर्जी जनरेट होता है। किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होता है। किस फॉर्म में, अभी जो मैं तुमको बोल रही हूँ, ठीक है, ये बोलने के लिए मेरे पास एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है मुझे, ठीक है। नाउ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, जो तुमने खाना खाया, मान लो मैंने कुछ खाना खाया, खाना खाकर आई, वो खाना क्या हुआ, एक्सपायर हुआ, ठीक है। उसके बाद उससे जो एनर्जी बना वो सब किसकी हेल्प से बन रहा है, यही माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अनलॉक क्या है इसका, हम लोग पावर प्लांट भी बोलते हैं। तीसरा आ जाइए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करो तो राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब मेकिंग ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन बनाता है हमारे बॉडी में। कुछ प्रोटीन हम लोग बाहर से लेते हैं, कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी का एक सेंट्रल डॉगमा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डॉगमा भी बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन बन रहा है कहाँ बन रहा है, राइबोसोम्स में, ठीक है। राइबोसोम्स हम लोग फैक्ट्री वर्कर भी बोलते हैं। चौथा आ जाओ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल्स। सेल्स के अंदर में किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, मान लो कोई चीज अंदर डालना है, कोई चीज बाहर लेके आना है, मतलब कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट करवाना है सेल के अंदर में, तो वो ईआर करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग रोड नेटवर्क भी बोलते हैं। रोड में क्या होता है, कोई सामान लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, तो रोड के थ्रू कराते हैं ना, तो यहाँ पे वही उसको रोड नेटवर्क बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी की मैं बात करूं तो गोल्जी क्या है, एक मॉडिफाइड पैकेजेस एंड सीक्रेट प्रोटीन एंड लिपिड। अब जो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम क्या किया, प्रोटीन बना दिया, ठीक है। मान लो फैक्ट्री में क्या हुआ, सामान बन गया। जैसे कि अगर सिंपल वे में बताऊं तो कोई तुम फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर मान लो बन रहा है तुम्हारा पेन, सिंपल भाषा में पेन बना, ठीक है। अब वो पेन को मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसको मॉडिफाई करना होगा, उसको सजाना होगा, उसका कंपनी का नाम वगैरह लिखना होगा, ठीक है। तो वो सब कौन करेगा, वो सब गोल्जी करेगा। मतलब इसका काम क्या है, राइबोसोम का क्या है, सिर्फ प्रोटीन बना देना, फैक्ट्री में से बनता है। अब उसको बेचने के लिए, मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो काम होता है, मॉडिफाई करना, उसको अच्छे से पैकेज करना। कोई चीज रहता है, कोई भी पेन वेन लेते हो तो वो अच्छे से पैकेज में, डब्बे के अंदर आता है, पैकेज करना, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन और लिपिड्स को सिक्रीट भी करता है साथ साथ, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रोटीन बना है उसको मॉडिफाई और पैकेज करके बाहर मार्केट में प्रेजेंट करेगा, मतलब सेल को प्रेजेंट करेगा,
ठीक है। इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस भी इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है लाइसोसोम, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। मैम इसका मतलब क्या हो, कोई सेल जिसको लगे कि नहीं अब मैं और नहीं काम कर सकता हूँ, ठीक है। सेल्स में भी क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि थक जाते हैं काम करते करते, नहीं अब और मुझसे काम नहीं होगा, मैं थक गया हूँ और नहीं कर सकता, मेरा फंक्शन लूज हो रहा है, तब वो जाके खुद को मार लेता है। कहाँ जाकर खुद को मारता है, ये लाइसोसोम्स में। ये जो लाइसोसोम्स है बहुत ही एसिडिक है, ये क्या है, इसका एक खास फंक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, इसका पीएच जो है बहुत ज्यादा एसिडिक है, मतलब पीएच का 7 से बहुत ही नीचे है, ठीक है, बहुत एसिडिक है। तो सेल्स जो है वो नॉर्मली इस एनवायरनमेंट में जाकर के मर जाते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को और ओल्ड सेल पार्ट को। कोई भी ऐसा सेल्स है जो ओल्ड हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ जाकर के अपने आप को खत्म कर लेता है, ठीक है। इसको हम लोग गार्बेज डिस्पोजल भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल भी बोलते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाइए वैक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोरेज के लिए काम आता है, ये क्या करता है, स्टोरेज के लिए काम आता है बच्चों, ठीक है, स्टोरेज के लिए काम आता है। यहाँ पे वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। सेल्स के अंदर में एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, वो सबको ये स्टोर करके रखेगा, इसको हम लोग स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे आ जाओ क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बोला मैंने प्लांट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैसे प्लांट में देखने को मिलेगा सोलर पैनल। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट को एनर्जी मिलता है, प्लांट को खाना मिलता है, ठीक है। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड बोलते हैं, वो भी तुम्हारा प्लांट के अंदर ही है, ठीक है। एक और है लाइन वाला, ये भी प्लास्टिड ही है, वो भी तुम्हारा प्लांट के अंदर ही तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी तुमको प्लांट के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये 8 सेल ऑर्गेनेल्स होगा जो कि इंपॉर्टेंट था, और एक और एक्स्ट्रा प्लांट वाला, उसमें उतना कुछ खास है नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं डाला है। अब आ जाइए प्लांट के लाइफ की तरफ, ठीक है। अब आ जाइए प्लांट की तरफ। प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। कोई भी अगर तुम एक प्लांट उठाओ, ठीक है, कोई भी अगर एक प्लांट उठाएंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, पहले तो उसका रूट मिलेगा, फिर उसका स्टेम मिलेगा, फिर उसका क्या मिलेगा, हमें फ्लावर्स मिलेगा या फ्रूट्स मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट, कोई भी प्लांट हो, कोई भी बेसिक प्लांट हो, मान लो ये कोई प्लांट मैंने ड्रॉ किया है, मान लो कि एक सिंपल सा एक प्लांट है, ठीक है। मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है। नीचे होता है इसका रूट सिस्टम, 2 सिस्टम में वो डिवाइडेड है, नीचे होता है इसका रूट सिस्टम और ऊपर होता है इसका शूट सिस्टम। नीचे है इसका रूट सिस्टम, ऊपर है इसका शूट सिस्टम। ये एक टिपिकल प्लांट का 2 सिस्टम होता है, एक होता है रूट, जमीन के नीचे वाला बिलो रूट हो गया, ऊपर चला जाएगा जमीन के तो वो शूट सिस्टम। तो प्लांट के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले रूट। रूट का क्या फंक्शन है, रूट इज द एंकर। रूट ही क्या कर रहा है, रूट ही एंकर है, ठीक है। रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट अगर नहीं है किसी प्लांट में, उसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जमीन से प्लांट को पकड़ करके रखता है कौन, रूट रखता है। और इसका क्या फंक्शन है, ये पानी का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, कहां से, फ्रॉम सॉइल्स, फ्रॉम सॉइल। सॉइल में जो भी पानी होता है, जो अब देखो कोई बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, अब तुम उसको दिन भर जाके पानी तो नहीं देती रहोगी ना। कोई बड़ा पेड़ है, तुम उसको दिन भर पानी नहीं दोगी। छोटा प्लांट तुम्हारे घर में, तुम उसको पानी दे रही हो, ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा जमीन पे बहुत सारा पेड़ लगा हो, तुम हर पेड़ को जाके जंगल में पानी दोगी नहीं, तो वो जी कैसे रहा है, वो क्या कर रहा है, सॉइल से जो वाटर और मिनरल है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, किसके हेल्प से, अपने रूट के हेल्प से, ठीक है। दूसरा आ जाओ स्टेम। स्टेम की बात करो, स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर होता है बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। यहाँ पे ये क्या करता है, एक और काम क्या है इसका, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है खाने को और पानी को, किसके किसके बीच में, रूट और लीव्स के बीच में। मतलब रूट से पानी लेके लीव्स के पास जाता है, क्योंकि लीव क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है। लीव के पास क्या है, लीव के पास क्या है बच्चा, लीव के पास है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बच्चा, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फूड। सिंपल भाषा में बताओ तो मेकिंग ऑफ फूड। चलो सिंपल भाषा में बताओ तो मेकिंग ऑफ फूड। अब खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, है ना, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, राइट। तो वो पानी लाके कौन देगा, पानी कहाँ से आएगा, पानी आएगा सॉइल से, रूट्स के माध्यम से। तो उसको ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक लेके आने वाला स्टेम होता है, और जो लीव खाना बना रहा है उसको वापस रूट तक भेजने वाला भी स्टेम ही होता है, क्योंकि रूट्स को भी तो खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लीव्स में, मैंने बोला प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। अब लीव्स के बाद एक और पार्ट में जिसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं, दिस इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन।
फ्लावर क्या है, फ्लावर हम लोग देखेंगे कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। वो फ्लावर्स क्या होता है, इट इज अ ऑर्गेन है, ये एक ऑर्गेन है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। फिर वो फ्लावर देखोगे कुछ दिन बाद उसको देखोगे बहुत सारा फ्लावर फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है। बहुत सारा फ्लावर होता है जो कि फ्रूट नहीं बनता, बहुत सारा सा पेड़ होता है उसमें सिर्फ फ्लावर ही होता है, ठीक है। बहुत सारा पेड़ है जिसमें कुछ भी नहीं होता, और बहुत सारा सा पेड़ होता है जहाँ पे फ्लावर जो है वो बाद में फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है वो देखेंगे। अभी आ जाओ फ्लावर देखते हैं। ये एक टिपिकल हिबिस्कस फ्लावर है। अगर आप लोगों ने देखा होगा हिबिस्कस किसी के घर में पेड़ है तो उसको देखना, चाइना रोज भी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हिबिस्कस चाइना रोज। उसका जब तुम बीच से डाइसेक्शन करोगे, बीच से काटोगे, तुमको इस तरीके का कुछ दिखेगा फोटो, ठीक है। ये क्या है, टिपिकल तुम्हारा हिबिस्कस फ्लावर मैंने लिया है। क्यों लिया मैंने हिबिस्कस फ्लावर, क्योंकि इसके अंदर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। हिबिस्कस यहाँ पे मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि इसके अंदर में मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि किसी भी फ्लावर का अगर हम लोग मेल पार्ट के बारे में बात करें, किसी भी फ्लावर का अगर हम लोग मेल पार्ट के बारे में बात करें, तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसमें क्या क्या चीज आता है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। फ्लावर का मेल पार्ट में क्या होता है, स्टेमेन, जिसके अंदर में दो चीजें होती हैं। एक होती है एंथर बच्चा, एक होता है एंथर, और दूसरा क्या होता है आपका फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट्स, ठीक है। और अगर मैं फ्लावर की फीमेल पार्ट की बात करूं, उसी जगह मैं फ्लावर की फीमेल पार्ट की बात करूं, तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या तीन चीजें देखने को मिलेंगी, स्टिग्मा देखने को मिलेगा, स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल पार्ट होता है। तो ये जो हिबिस्कस है इसके अंदर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये एक टिपिकल फ्लावर दिख रहा है तुमको। ये जो नीचे का पार्ट होता है ग्रीन वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं उसको हम लोग रेसिपेटल बोलते हैं, ठीक है। इसको नहीं भी जाना उतना जरूरी नहीं है, पेडिसेल जरूरी है। और ये जो हरा हरा पत्ता, कोई भी फ्लावर उठाओगी देखोगी नीचे में उसके हरा हरा छोटा छोटा पत्ता लगा रहता है, ठीक है। वो हरा हरा पत्ता क्या है, वो हरा हरा पत्ता है सेपेल्स। वो हरा हरा पत्ता क्या है, वो हरा हरा पत्ता है सेपेल्स। फ्लावर्स का, फ्लावर के पास में 4 रोल होते हैं, लाइक 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या है वो 4 पार्ट मैम, सेपेल्स, पेटल्स, ठीक है। और उसके बाद में मान लो एक तुम्हारा फीमेल वाला पार्ट बोल दो, एक फीमेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं, तो वही लिखती हूँ ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आ गया तुम्हारा गाइनोशियम, और उसके बाद आ गया तुम्हारा एंड्रोशियम बच्चा, ठीक है। ओके बच्चा, तो फ्लावर के मैंने क्या बोला, 4 होल होता है, मतलब 4 पार्ट होता है। एक है सेपल, पेटल, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। सेपल क्या बोला मैंने, वो ग्रीन वाला पार्ट। पेटल इसको बोलते हैं वो जो कलरफुल फ्लावर्स का हम लोग पार्ट देखते हैं ना, वो पिंक कलर का है, वो फिर उसके बाद येलो होता है, कोई रेड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल्स, ठीक है। ये पेटल्स है, ये जो कलरफुल पार्ट है ये पेटल्स है, ठीक है। अब आ जाओ गाइनोशियम की तरफ। गाइनोशियम मैंने क्या बोला था, फीमेल पार्ट, मतलब क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो, दिस इज योर स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आकर के बैठता है। क्या है वो पोलन ग्रेन बताऊंगी। उसके बाद है तुम्हारा स्टाइल, स्टिग्मा को जोड़ता है स्टाइल, जो कि जहां की कहां के खत्म हो रहा है, नीचे ओवरी में आके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी पोलन इससे बैठेगा ये नीचे ट्रैवल करेगा ओवरी में स्टाइल के थ्रू, और ये नीचे वाला पार्ट होता है हमारा ओवरी। यहाँ पे देखो लिखा है ओवरी ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फीमेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट की बात करूं तो ये जो देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, जो पूरा पार्ट देख रहे हो, ये मेल पार्ट है, जिसमें से ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और ये जो लंबा सा पार्ट को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्टेमेन है। अब जो ये एंथर है बच्चा, जब तुम इसको बीच से फाड़ोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा तुमको, पोलन सैक मिलेगा, पोलन सैक मिलेगा, जिसके अंदर में तुम्हें क्या मिलेगा, पोलन मिलेगा। और फिर यही पोलन जो है ये उड़ करके स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठेगा। यही पोलन क्या करेगा, यही पोलन उड़ेगा और उड़ करके आके स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठेगा। फिर ये पोलन स्टिग्मा के थ्रू नीचे ट्रैवल करते 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 कहाँ पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा ओवरी में, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मतलब जैसे हम इसमें क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, स्पर्म होता है, यहाँ पे स्पर्म की जगह क्या है, प्लांट में पोलन है, ठीक है। बस यही है तुम्हारे प्लांट का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। इसका और भी डिटेल्स होगा वो हम लोग तो बायो क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग को अभी डिटेल जानना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जीके के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बेसिस बता दिया। अब आ जाओ ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन में देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो ये वाला जो है हम लोग ये नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ही साथ कवर हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग एक्सक्रीशन वगैरह, रिप्रोडक्शन वगैरह हो गया, सारा सिस्टम्स क्या क्या है वो करेंगे हम लोग, और ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास करेंगे, तब तक आप लोग इतना वीडियोस देख लो, इसमें कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।